हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर लता अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछले 2 दिनों से हम क्लास बीए पार्ट थर्ड ईयर पेपर 1 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 1742-1956 के यूनिट 2 ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी इन द प्रिंसली स्टेट्स 1858 to 1947, जिसका आज विषय है इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी ऑन द प्रिंसली स्टेट। जब उन्होंने अपने आप को सर्वोच्चता को समझ करके या देशी रियासतों को हड़पने की, उन पर उनको प्रशासित करने की, उनको अपने नियंत्रण में करने की जो पॉलिसी अपनाई, वो पॉलिसी का जो प्रभाव पड़ा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 1857 की क्रांति का होना इसी का मूल कारण है और इन्हीं राजाओं ने 1857 की क्रांति में ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट किया, उनको हर प्रकार से सहयोग दिया और उनको यहाँ पर स्थापित करने के लिए एक मौका दिया। और यदि देशी नरेश एकत्रित हो जाते तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 की क्रांति में ही भारत छोड़ करके चली जाती, परंतु यहाँ की देशी रियासतों के सहयोग के कारण उसे एस्टैब्लिश होने में या यहाँ की परिस्थिति को समझने में देर नहीं लगी। उन्होंने हर वक्त यही समझाने का प्रयास किया कि हम श्रेष्ठ हैं और आप श्रेष्ठ नहीं हैं। भारत की केंद्रीय राज्य सरकार में अराजकता, अव्यवस्था फैलाने पर राजा को गद्दी से हटा देना और उस प्रशासन पे अपना नियंत्रण कर लेना, एकाधिकार कर लेना, ये उनकी आम बात थी। और अल्पवयस्क नरेशों के राज्य में ब्रिटिश सरकार को सर्वोच्च शक्ति स्थापित करने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगा। सर्वोपरि सत्ता स्थापित करने का निर्णय ब्रिटिश सरकार का एक महत्वपूर्ण निर्णय था। इस कारण 1858 के बाद आने वाले किसी भी वायसराय ने इसमें तनिक भी परिवर्तन नहीं किया। वे देशी राज्यों को अपने अधीन राज्य समझते ही रहे और उन राज्यों के शक्तिशाली संप्रभु बने रहे। 1 नवंबर 1858 की जो रानी विक्टोरिया ने घोषणा की थी, उसमें स्पष्ट कहा था, हम आपके आंतरिक प्रशासन, आंतरिक क्रियाकलापों, सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन जो वहाँ पर ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किए गए थे, उन्होंने धीरे धीरे संपूर्ण नियंत्रण हर प्रकार का अपने हाथों में ले लिया। देशी राज्य कंपनी सरकार के समकक्ष समझते थे, उनका सोचना निरा कल्पना मात्र था। उन्होंने संधियों की अपने हित में व्याख्या करके उन्होंने देशी रियासतों को संधि को तोड़ने वाला या संधि के अनुरूप नहीं चलने का उन्हें कहा गया और वे उनके अनुरूप कार्य करते रहे। उन्होंने एक ही निगरानी से देशी रियासतों को देखा। आर्थिक व प्रशासनिक दृष्टि से ब्रिटिश सरकार जो भी निर्णय लेती थी, वे सभी स्वयं के आर्थिक हितों, राजनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए लेती थी। भारत में जब रेलवे लाइन बिछाई गई तो किसी भी देशी रियासत के शासक ने इसका विरोध नहीं किया। टैक्स लगाया गया तो विरोध नहीं किया गया। अकाल महामारी हुई और किसान, जमींदार, जागीरदार टैक्स देने में असमर्थ थे तो भी कोई विरोध नहीं किया गया। इस प्रकार अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन बढ़ा तो किसी प्रकार का विरोध नहीं करा गया। ब्रिटिश सरकार ने बौद्धिक क्षेत्र में सारे भारत को एक सांचे में ढालने का प्रयास किया। न्याय के क्षेत्र में समान कानून के आधार पर न्याय होने लगा। ये सब कुछ ऐसे साधन थे जिनके माध्यम से ब्रिटिश प्रांत और देशी राज्यों की दूरी कम होती गई और समस्त भारत स्वतः एक प्रशासन के अंतर्गत अवश्य आ गया, परंतु उन प्रशासन में सारे हित ब्रिटिश सरकार से संबंधित थे। सीमावर्ती राज्यों में सुदृढ़ शासन स्थापित किया गया। रेजिडेंट का प्रभाव बढ़ता गया। राज्य अधिकारियों की नियुक्ति के माध्यम से किया जाने लगा और सबसे महत्वपूर्ण, देशी राज्यों में दौरा करने की जो लॉर्ड डफरिन ने 1884 में परंपरा डाली थी, उसके अंतर्गत वाइसराय और उसके अधिकारी, उसकी पत्नी हर देशी रियासतों में दौरा करते थे। वहाँ पर उन्हें अमूल्य उपहार प्राप्त होते थे।
अल्पवयस्कों को राजा बनाते समय एक से अधिक उत्तराधिकारी प्रस्तुत होने पर वायसराय हस्तक्षेप करता था और वह उसी को बनाता था जो उनके अधिक से अधिक टैक्स दे सकें, अधिक से अधिक लाभ दे सकें। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं 1891 में मणिपुर राज्य में विद्रोह के उपरांत 5 वर्षीय राजकुमार को वहाँ का उत्तराधिकारी बना दिया गया, जबकि 15 वर्षीय उससे बड़ा राजकुमार गद्दी का अधिकारी था। परंतु उन्हें पता था कि आने वाले 20 साल तक वह हमारे नियंत्रण में, कंट्रोल में रहेगा। सबसे प्रमुख कारण तोपों की सलामी। नरेशों में होड़ लग गई कि मेरे राज्य में जब भी कुछ कार्य होगा तो मुझे कितनी तोपों की सलामी दी जाएगी, तो वो अधिकाधिक इस प्रलोभन में आकर के या इस द्वेष की भावना से में होकर के उन्होंने ब्रिटिश सरकार का हर संभव सहयोग करना प्रारंभ करने लगा, क्योंकि नरेशों द्वारा अपने गौरव का प्रतीक समझा जाने लगा और किस राज्य को अमुक समय पर कितनी तोपों की सलामी दी जाए इसका निर्धारण भी ब्रिटिश सरकार द्वारा होने लगा। जो सहयोग नहीं देता था उसकी, जैसे कोटा की 1857 की क्रांति के बाद तोपों की सलामी कम कर दी गई। इसी प्रकार तोपों की सलामी पाने की दृष्टि से भी देशी नरेश ब्रिटिश सरकार के हित में या उनको सहयोग देने लगे। भारत सरकार, ब्रिटिश सरकार हर सदैव यही कहती थी, हम भारत को सुव्यवस्थित शासन देना चाहते हैं, लेकिन इस सुव्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने अपना कितना हित देखा वो हम लोग या भारतीय शासक इसको समझ नहीं पाए। स्पष्ट होता कि अधिसत्ता का सिद्धांत स्पष्ट नहीं था और वह धीरे धीरे सर्वोच्चता की ओर बढ़ने लगे और सर्वोच्चता की बढ़ते बढ़ते हमें महसूस होता है कि उन्होंने जो 1935 में अधिनियम लागू किया गया था उसमें भी देशी रियासतों को कोई संरक्षण नहीं दिया। दूसरी ओर देशी रियासतों के आम प्रजा जो स्वतंत्रता आंदोलन में या ब्रिटिश सरकार का विरोध करना चाह रही थी, कांग्रेस के माध्यम से गांधी जी ने भी सहयोग नहीं दिया। उन्होंने देशी रियासतों को स्वतः ही अपने प्रशासन के अनुसार कार्य करने के लिए कहा, परंतु बढ़ते हुए स्वतंत्रता संग्राम को देखते हुए जो 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उस अधिवेशन के अंतर्गत देशी रियासतों में हस्तक्षेप करने या कांग्रेस का आंदोलन को तेज करने या उसको संचालित करने के लिए कहा गया। परिणामतः देशी रियासतों में प्रजामंडल पर प्रजा परिषद के माध्यम से कांग्रेस का यह स्वतंत्रता संग्राम आगे बढ़ने लगा। 1935 का सुधार कानून पारित कर ब्रिटिश सरकार ने संघीय शासन की स्थापना जाहिर की। केंद्र में 2 सदन के गठन की आवश्यकता या व्यवस्था रखी गई। देशी राज्यों को भी अपने प्रतिनिधि भेजने का उसमें प्रावधान किया गया, परंतु देशी राज्यों के प्रतिनिधि निर्वाचित न होकर देशी नरेशों द्वारा मनोनीत होकर आने थे, और वो कौन करता? रेजिडेंट। स्पष्ट है कि इस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने देशी नरेशों को तुष्ट करके उन्हें देश की स्वतंत्रता से अलग ही रखने का प्रयास किया, परंतु संघीय सरकार की यह योजना केवल कागजों तक ही सीमित रह गई। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, 15 अगस्त को स्वतंत्र देशी राज्यों पर थोपा गया सर्वोच्च सत्ता का सिद्धांत या पैरामाउंसी तुरंत समाप्त कर दी गई। ब्रिटिश सरकार के साथ की गई सारी संधियां भी समाप्त हो गई। इसके साथ ही देशी राज्यों को ब्रिटिश सरकार ने भी इसकी स्वतंत्रता दे दी गई थी। उन्हें ये कह दिया, फिर भी उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति को कोई छोड़ा नहीं। हम जब इसका अध्ययन करते हैं तो ब्रिटिश सरकार ने अपने हितों को कहीं भी नहीं छोड़ा। हर वाक्य, हर उनके क्रियाकलाप, हर उनकी नीतियों में उनके हित दृष्टिगत होते हैं। उन्होंने उस समय भी जब 1947 में भारत को स्वतंत्रता दी गई 15 अगस्त को, तो भी ये कहा कि देशी रियासत से स्वतंत्र है कि वो भारत संघ में सम्मिलित हो, पाकिस्तान संघ में सम्मिलित हो और स्वयं स्वतंत्र हो। इस प्रकार उन्होंने फूट डालो राज करो का बीजारोपण किया, परंतु 562 देशी रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकरण कर करके भारत संघ को विस्तार दिया और उसकी संवैधानिक रूप से रक्षा की। धन्यवाद।